हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक इन श्रीलंका। श्रीलंका में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जो कि पूरे वर्ल्ड मीडिया में कवरेज बना हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस खबर को कवर कर रहे हैं। श्रीलंका स्वेयर्स इन न्यू लेफ्ट लर्निंग प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायके विंस ए क्लोजर लुक एट श्रीलंकाज फर्स्ट कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट। मीन्स अभी हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें अनुरा दिसानायके को प्रेसिडेंट चुना गया है। साथ ही अनुरा दिसानायके ने अपनी ही पार्टी की जो हरिणी अमरसूरिया हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो इसको डिटेल में हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ है। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, उन्होंने कॉलेज की एक प्रोफेसर और पहली बार सांसद बनी हरिणी अमरसूरिया को मंगलवार को जो हिंद महासागर का द्वीपीय देश है श्रीलंका, उसका नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस तरह वो इस पद पर नियुक्त होने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। राष्ट्रपति दिसानायके के पास रक्षा, वित्त और ऊर्जा, कृषि और मत्स्य पालन सहित कई प्रमुख विभाग हैं। प्रधानमंत्री अमरसूरिया न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभालेंगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सांसद विजिता हेराथ और अन्य मंत्रालयों के अलावा विदेश मंत्रालयों का कार्यभार संभालेंगे। मीन्स जो विजिता हेराथ हैं वो विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य संभालेंगे। तो बात करें मार्क्सवादी अनुरा कुमार दिसानायके की, तो उन्होंने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका चुनाव श्रीलंका में एक राजनीतिक भूचाल है। ये केवल श्रीलंका में ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में एक राजनीतिक भूचाल है, क्योंकि श्रीलंकाई लोगों ने पहले से ही स्थापित जो पार्टियां थीं उनको खारिज कर दिया है और पहली बार एक गैर अभिजात वर्ग को सत्ता सौंपी है। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने उस जेवीपी को एक नई दिशा दी है जिसने सुरक्षा बलों के खिलाफ 2 सशस्त्र युद्ध भी लड़े थे। जेवीपी यानी जिसकी सहायता से जो अनुरा कुमार दिसानायके हैं राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रीलंका के बाहर बहुत कम लोगों ने सोमवार से पहले अनुरा कुमारा दिसानायके के बारे में सुना होगा, शायद ही कभी सुना होगा। दिसानायके का राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है। उन्होंने अकल्पनीय काम किया है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्होंने श्रीलंका में मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी को हाशिए से और सत्ता में ला दिया है। दिसानायके उस राजनीतिक केंद्र के बाहर के व्यक्ति हैं जिस पर कभी राजपक्षे की पकड़ मजबूत थी। जुलाई 2022 में जब एक जन विद्रोह हुआ तो उसके बाद गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका से भागना पड़ा था। तब उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे को 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा था। गोटबाया को बाहर निकाले जाने के बाद जो रानिल विक्रमसिंघे थे उन्होंने पदभार संभाला और उन्हें राजपक्षे की पार्टी के समर्थन से ही ऐसा हो पाया था। इसलिए दिसानायके का निर्वाचन श्रीलंका में दशकों से शासन कर रही जो पारंपरिक पार्टियां थीं उनसे पूर्ण परिवर्तन के लिए लोगों के मत को दर्शाता है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि दिसानायके की जनता विमुक्त पेरामुना, जिसको जेवीपी भी बोला जाता है, ने 70 और 80 मीन्स 1970 और 1980 के दशक में श्रीलंकाई सेना के साथ खूनी युद्ध छिड़ा था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जेवीपी ने नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी का गठबंधन किया जिसका नेतृत्व दिसानायके करते हैं। यानी जो एनपीपी है जिसके नेतृत्वकर्ता जो राष्ट्रपति हैं दिसानायके वो करते हैं। उन्होंने जेवीपी से गठबंधन किया था। तो बात है जेवीपी की स्थापना 14 मई सन 1965 को एक करिश्माई रोहाना विजयवीरा के नेतृत्व में 7 युवाओं के एक समूह द्वारा की गई थी जो जेवीपी पार्टी थी। तो विजयवीरा स्टालिन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की, लेकिन उन्होंने स्वयं को क्यूबा के जो क्रांति के नेता थे चे गुवेरा उनके अनुरूप खुद को बना लिया था। 5 अप्रैल सन 1971 को जेवीपी के सदस्यों ने श्रीलंका के
74 पुलिस स्टेशनों पर 74 पुलिस स्टेशंस को उन्होंने हमला किया और 35 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों और कई प्रमुख कस्बों पर कब्जा करने में भी कामयाब रहे थे। हालांकि गलत सूचना और गलत समय के कारण विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। एक रिपोर्ट बताती है कि उसमें लगभग 8,000 से 10,000 लोग मारे गए थे। असफल सशस्त्र विद्रोह के बाद जेवीपी को गंभीर दमन का सामना करना पड़ा और इसके कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर से संगठित होने के बाद जेवीपी ने 1980 के दशक में उसके अंत में एक सशस्त्र विद्रोह फिर से शुरू किया और 1988-89 का विद्रोह जो उतना ही हिंसक था तो उसको कुचल दिया गया और इसमें भी लगभग 7,000 लोग मारे गए। रोहाना विजयवीरा जो कि पार्टी के संस्थापक थे को 13 नवंबर 1989 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। अब बात करें जो जेवीपी पार्टी थी वो श्रीलंका में मुख्य धारा की पार्टी कैसे बनी। इसके बाद जब विजयवीरा मारे गए तो जेवीपी का नेतृत्व कई हाथों से होते हुए सोमवंशा अमरसिंघे ने संभाला और इसका पुनर्निर्माण शुरू किया। अब जेवीपी पहुंच गई किसके हाथों में? सोमवंशा अमरसिंघे के हाथों में। अमरसिंघे के नेतृत्व में सन 1990 और 2000 के दशक में जेवीपी ने एक सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से और एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी में बदलना शुरू कर दिया। इसे चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने जनता में अपनी पकड़ बनाए रखी। सन 2000 के दशक तक श्रीलंका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में जेवीपी उभर कर आई। जब 2014 में अमरसिंघे के बाद जेवीपी के नेता बने दिसानायके, उन्होंने पार्टी को वैकल्पिक ताकत के तौर पर आगे बढ़ाया। उन्होंने जेवीपी के खूनी अतीत के लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने 2014 में कहा था, सशस्त्र संघर्ष के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और वो आतंक का टाइम के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा जो जेवीपी के नए लीडर थे दिसानायके, उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी। अब देखते हैं दिसानायके ने किस तरह श्रीलंका में एक राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। यह अमरसिंघे और दिसानायके ही थे जिन्होंने जेवीपी को एक हाशिए के वामपंथी समूह से मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। हालांकि यह दिसानायके ही थे जिन्होंने चुनावी जीत से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। 2019 के चुनाव में जो दिसानायके की पार्टी थी एनपीपी, उसको सिर्फ 3% वोट मिले थे और जेवीपी को केवल 3 सीटें मिली थी। लेकिन हाल ही में जब ये चुनाव हुए, जिसके नतीजे पिछले संडे को अनाउंस किए गए हैं, तो दिसानायके की जो एनपीपी पार्टी थी उसको 42.3% वोट मिले हैं। तो सन 2022 में श्रीलंका के लोगों ने जब सड़क पर उतरे और गोटाबाया राजपक्षे को देश से भगाया था, तभी से जो दिसानायके हैं वो एक चेहरे के रूप में सामने आए। कोलंबो यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रदीप पीरस, उन्होंने गार्जियंस एक न्यूज़ को बताया कि चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 2022 में हमने जो विद्रोह देखा वो ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले 2 वर्षों में दिसानायके के नेतृत्व वाली जेवीपी ने न केवल अपनी मार्क्सवादी छवि को और नरम किया, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता के मुद्दे पर नए मतदान को लुभाने का काम किया है। अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को दिसानायके में उम्मीद की किरण दिखी और यह वोट जितना एक गैर अभिजात वर्ग के लिए था, उतना ही उन राजनीतिक दलों के लिए भी था जिन्होंने देश को अराजकता की ओर धकेला। नॉर्वे के एक पूर्व मंत्री और राजनीतिज्ञ एरिक सोलहेम ने दिसानायके की जीत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीलंका में राजनीतिक भूचाल आया है। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है कि श्रीलंका की जनता ने पारंपरिक अभिजात वर्ग से बाहर किसी और दल को उम्मीदवार चुना है। अब बात करें दिसानायके और श्रीलंका भारत संबंध के बारे में, तो एरिक सोलहेम ने कहा है कि दिसानायके ने अपने अभियान के दौरान भारत, चीन और पश्चिम तक पहुंच बना रखी है और सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें एक सफल नेता बनने में मदद करनी चाहिए। तो द इकोनॉमिक टाइम्स है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसानायके इस साल की शुरुआत में भारत भी आए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। कहा तो ये भी जाता है कि अमूल डेयरी मॉडल समेत भारत की कुछ परियोजनाओं में उनकी खासी दिलचस्पी है।
अब यह बात ध्यान रखनी होगी कि दिसानायके एक चीनी समर्थक राजनीतिक भी हैं। सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव को भारत के लिए अपने निकटतम पड़ोस में एक मुश्किल स्थिति के रूप में देखते हैं। जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं कि ये चीनी समर्थक भी हैं और ये भारत के लिए एक संकट की स्थिति भी खड़ी कर सकते हैं। चेलानी ने ट्विटर पर लिखा है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में एक मार्क्सवादी ने शपथ ली है। नेपाल का नेतृत्व पहले से ही एक कम्युनिस्ट कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैन्य समर्थित अमेरिका समर्थित शासन है। मालदीव में इस्लामवादी झुकाव वाला राष्ट्रपति है और म्यांमार में विद्रोहियों को अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य सहायता का भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया था और आपसी सहयोग पर जोर दिया था जब प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई संदेश दिया। उन्होंने शब्दों में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी, आपके दयालु शब्दों और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता से काफ़ी सहमत हूँ। हम साथ साथ मिलकर अपने लोगों, पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अब देखना ये होगा क्या दिसानायके श्रीलंका को चीन के करीब ले जाएंगे या भारत की तरफ इनका झुकाव होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन कोलंबो से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि दिसानायके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से वहां का माहौल बहुत आशापूर्ण है। शपथ ग्रहण के बाद दिसानायके ने कहा था, मैं इस देश के पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने की आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करता हूं और मैं इसमें आपके सामूहिक योगदान की आशा करता हूं। संभावना है कि श्रीलंका को एक नई दिशा मिलेगी। क्या यह भारत से दूर होगा या भारत के करीब आएगा? नई दिल्ली को इसका इंतज़ार करना होगा कि और आगे देखना होगा कि क्या होता है। इसके बारे में जो भी मूवमेंट होगा, जो भी नई अपडेट होगी, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ।